नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो बजट सत्र की बात करेंगे तो गैरसैंण में बजट सत्र आज स्थगित हो जाएगा और होली के बाद फिर से शुरू होगा। तो आज पहले चरण का आखिरी दिन है। 2020-21 के बजट पर चर्चा होगी। तो शनिवार होने के चलते प्रश्नकाल आज नहीं होगा और इसके बाद फिर जो दूसरा चरण है वो 25 से लेकर 27 मार्च तक होगा। दूसरे चरण में बजट को पास कराया जाएगा। तो कल की अगर बात करें तो काफी बर्फबारी की वजह से ठंड यहां पर बढ़ गई थी और आज भी मौसम फिलहाल ठंडा ही रहने वाला है। तो आज स्थगित हो जाएगा बजट सत्र का पहला चरण। किशोर रावत और जानकारी के साथ जुड़े हैं। तो किशोर, भारी ठंड के बीच आज क्या कुछ होने वाला है सदन में? दिन है और आज महत्वपूर्ण यह है कि प्रश्नकाल नहीं चलेगा। तो उसमें नियम 310 एक नियम होता है जिसमें सारा काम रोका जाता है और किसी मुद्दे पे, जनहित के मुद्दे पे चर्चा की जाती है। उसमें सर्किल रेट पर भी सरकार को घेरने की तैयारी है विपक्ष की और विपक्ष चाहता है कि जिस तरीके से सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं वो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के साथ गलत है। उसमें रिलैक्सेशन करना चाहिए था। तो तमाम तरह के मुद्दे हैं, सरकार को विवश घेर सकता है। उसके साथ ही आज चूंकि यहाँ पर गैरसैंण में इसके बाद 24 को सत्र होगा, तो आज संभवतः जो बजट पे थोड़ी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही याचिकाएं होती है वो उस पे विधानसभा अध्यक्ष सुनेंगे और याचिकाएं का काम होगा, कुछ विधानसभा का कुछ काम होगा। इसके साथ ही एक तो होली का कार्यक्रम भी रखा गया है संभवतः। अभी फिलहाल जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है उसमें क्योंकि होली का टाइम है, 10 तारीख को होली है, तो उससे पहले होली का काम होगा। तो कुल मिला के संसदीय काम होगा, याचिकाएं पढ़ी जाएंगी। हालांकि प्रश्नकाल नहीं है, उसमें काम में रोको प्रस्ताव लाकर सर्किल रेट पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल। और किशोर, मौसम कैसा है आज यहाँ का? देखिए प्रीति, मौसम कल के मुताबिक तो ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि बादल लगे हुए और खासकर गैरसैंण में देर रात बर्फबारी हुई। तो जाहिर सी बात है अभी भी अगर पहाड़ियां दूर से देखी जाए तो कहीं ना कहीं पूरा इलाका सफेद चादर की आगोश में लिपटा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद किशोर, आपका नजर बनाए रखें। ऋषिकेश एसडीआरएफ टीम ने 2 लोगों की जान बचाई। दरअसल बद्रीनाथ हाईवे में 3 धारा के पास ये कार में लोग फंस गए थे, जिन्हें निकालकर एसडीआरएफ ने जान बचाई। पहाड़ी से एक पत्थर गिरकर कार के ऊपर आ गया था, जिसके चलते कार सवार अपनी कार में ही फंस गए। तो एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सकुशल जो भी लोग कार के अंदर सवार थे उन्हें कार से बाहर निकाला गया। तो बद्रीनाथ हाईवे में 3 धारा के पास की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पहाड़ी से एक पत्थर गिरा, एक कार के ऊपर गिरा और कार पिचक गई, जिसके चलते इसके अंदर जो 2 लोग बैठे थे वो बाहर नहीं निकल पाए। और ऐसे मौके पे एसडीआरएफ की टीम ने वहां पहुंचकर लोगों को सकुशल कार से बाहर निकाल लिया। तो आपदा के दौरान एसडीआरएफ की टीम कई बार देवदूतों का काम करती है। वाकई में सोचिए, जब आपको लगे कि जिंदगी में अब आगे कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसे में एसडीआरएफ ने इस तरह से लोगों की जान यहां पर बचाई है। सर, ऊपर से पत्थर आया बहुत बड़ा। हाँ। और तब तक हमारी गाड़ी लॉक हो गई थी जी। भाई साहब ने आके हमें बाहर निकाला वहाँ से जी और गाड़ी भी बचाई। गाड़ी भी उसके बाद बहुत सारा ऊपर से और मलबा आया, जिससे पहले भाई साहब ने गाड़ी निकाली। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो देहरादून में 2 संदिग्ध मरीज सामने आए हैं। दोनों ही मरीजों के सैंपल फिलहाल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसके रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और मरीजों को आइसोलेशन में उनके घर में ही रखा गया है, यानी कि उनसे कहा गया है कि वो अपने घर से बाहर ना निकलें। दोनों में से एक संदिग्ध कोरोना मरीज जयपुर से देहरादून आया है, तो अभी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो फिलहाल 2 संदिग्ध सामने आए हैं और देहरादून में, जिन्हें उनके घर के आइसोलेशन में ही रखा गया है। तो इससे पहले भी बात करें तो एक बार तो वैसे पॉजिटिव रिपोर्ट बता दी गई थी, हालांकि फिर खारिज किया गया उस रिपोर्ट को और अभी जो लैब में भेजे गए हैं सैंपल, उसका इंतजार हो रहा है। वहीं हल्द्वानी में भी एक कोरोना का संदिग्ध भर्ती कराया गया था और फिलहाल 2 और मरीज सामने आए हैं, जिसमें से एक जयपुर से देहरादून लौटे हैं। तो कोरोना को लेकर हालात ना बिगड़े, पहले ही सारी तैयारी रही सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री आज सचिवालय में बैठक लेने वाले हैं। दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी, जिसमें सभी 13 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जुड़ेंगे। तो अभी तक कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस नहीं है, अच्छी बात है, राहत की बात है। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि रिकॉर्ड बना रहे, तो इसलिए अपनी तैयारी पूरी
फुल प्रूफ करने के लिए आज मुख्यमंत्री खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के अधिकारियों से जुड़ने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं। तो जो संदिग्ध है, फिलहाल 2 जो देहरादून में इस वक्त हैं, तो उनको भी उनके घर में ही रखा गया आइसोलेशन में, यानी कि उनसे कहा गया कि फिलहाल आप बहुत ज्यादा लोगों से मिले जुले नहीं, जहां अपने घर में ही रहें। तो ऐसे में नजर उन पर भी है। तो ये चीजें अब जब प्रूफ होंगी, जब रिपोर्ट आ जाएगी, तो लेकिन सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। दीपांकर भट्ट और जानकारी के साथ देहरादून से जुड़े हैं। तो दीपांकर, सरकार पूरी तैयारी रखना चाहती है अगर स्थिति बिगड़े तो? बिल्कुल प्रीति, ये बैठक वैसे कल होनी थी, लेकिन गैरसैंण से मुख्यमंत्री क्योंकि सड़क मार्ग से लौटे देहरादून, तो कल बैठक नहीं हो पाई। आज ये बैठक 12 बजे होगी, जिसमें 13 जिलों के डीएम सीएमओ शामिल रहेंगे। और खास बात यह कि देहरादून में 2 संदिग्ध सामने आए। इनमें एक संदिग्ध की जो खबर हमारे पास है, वो जयपुर में उस होटल में रुका था जिस होटल में इटली के टूरिस्ट रुके थे। तो उसके अब सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। लेकिन लोगों को प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग यहां पर यह जरूर विश्वास दिला रहा है कि आप डरे नहीं। जिन लोगों के सैंपल भेजे गए हैं, जब तक पुणे से उनकी रिपोर्ट कंफर्म नहीं हो जाती, तब तक यह नहीं माना जा सकता कि उनको कोरोना वायरस है। लेकिन हां, यह जरूर है कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जितने कदम उठाने उसे चाहिए वो उठा रहा है। तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि कोरोना का कोई संदिग्ध मरीज अगर उत्तराखंड में या देहरादून में या हल्द्वानी में है तो लोग घबराए नहीं, लेकिन सतर्कता जरूर बरते। वही प्रीति, अब जो लेटर हमने कल दिखाया था जिसमें लापरवाही की बात सामने आई थी, उसका डीएम देहरादून ने साफ कहा है कि सिर्फ सीएमओ कोई बयान दे पाएंगे। कोरोना वायरस को लेकर सिर्फ सीएमओ का बयान ही आधिकारिक बयान माना जाएगा, किसी और के बयान को आधिकारिक नहीं माना जाएगा। वहीं डीजी हेल्थ कह चुकी है कि डीजी हेल्थ की तरफ से जो रिपोर्ट फाइनल होगी उसी को फाइनल रिपोर्ट माना जाएगा। तो आज मुख्यमंत्री क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री भी है, तो आज एक बड़ी बैठक जिसमें डीजी हेल्थ, हेल्थ सेक्रेटरी मौजूद रहेंगे। और इस बैठक के बाद कम से कम मुख्यमंत्री यह भरोसा जरूर देंगे राज्य को कि किसी भी नागरिक को घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे ट्रेवल हिस्ट्री के लोग हो, चाहे आने जाने वाले लोग हो, चाहे कॉर्बेट हो, चाहे ऋषिकेश हो, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो बड़ी बैठक आज 12 बजे सचिवालय में। प्रीति, चलिए, आप नजर बनाए रखे दीपांकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी तक ये कह सकते हैं कि अच्छी बात है, राहत की खबर है कि पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन सरकार अपनी तैयारी रखना चाहती हर हालात के लिए। तो 2 और सैंपल जो जांच के लिए भेजे गए हैं, उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो कल विधानसभा में भी कोरोना का मामला उठा। विधायक काजी निजामुद्दीन ने कोरोना वायरस को लेकर स्टेटस मांगा। उन्होंने कहा कि मास्क, सैनिटाइजर समेत जो जरूरी सामान है उसे सरकार आवश्यक वस्तु में शामिल करे, ताकि कोई भी इसकी कालाबाजारी ना कर पाए। वहीं सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार अलर्ट है और लगातार भारत सरकार के भी संपर्क में है। मास्क, सैनिटाइजर जैसी जो भी चीजें हैं उनकी कहीं कोई कमी भी नहीं होगी और कोई कालाबाजारी भी नहीं कर पाएगा। हरिद्वार, देहरादून के रेलवे स्टेशन पर, हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन पर और एयरपोर्ट्स पर थर्मल स्कैनिंग होनी चाहिए, ताकि कोरोना वायरस यहाँ एंटर ही ना हो सके। तो थर्मल स्कैनिंग पर सरकार बिल्कुल जवाब देने की स्थिति में नहीं रही और कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया। कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने सारी तैयारियां पूरी की हुई हैं और आज मैंने सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को बताया कि सरकार कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई चिंता होने की आवश्यकता नहीं। सब स्थिति हमारे कंट्रोल में है। आइसोलेशन की स्थिति हमने सब जनपदों में तैयार की है। उधर बागेश्वर में एक युवक जो हांगकांग से लौटा, तो उसमें देखकर लोगों को यहां पर काफी चिंता होने लगी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने उसके सैंपल ले लिए हैं और जांच के लिए भेजे गए हैं और डॉक्टरों की टीम लगातार इस युवक पर नजर रख रही है। हालांकि अभी तक कोई पुष्टि ऐसी नहीं हुई है युवक में, लेकिन क्योंकि हांगकांग से वो लौटा है तो उसको देखते हुए लोग खुद ही सतर्कता बरत रहे हैं। उसको जो है गले में कुछ शिकायत थी, लेकिन कोरोना से संबंधित उसको कोई साइन सिम्टम नहीं आए हैं, तो वो संदिग्ध भी नहीं है कोरोना के मामले में पेशेंट। यह है उसने जर्नी हांगकांग से यहाँ की है, इसलिए उसको जो है एहतियातन हम लोगों ने उस पर नज़र रखा है। तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन और नेपाल से लगे जिले पिथौरागढ़ में भी खास इंतजाम किए गए हैं। नेपाल को जोड़ने वाली जो सभी पुलें हैं वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ एसएसबी के जवान भी तैनात हैं और जो भी नेपाल से आ जा रहा है उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। लेकिन जिले की अगर बात करें तो N95 मास्क नहीं मिल रहा है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग ने हेडक्वार्टर से 200 मास्क की डिमांड की थी, लेकिन अभी तक उन्हें सिर्फ 45 मास्क ही मिल पाए हैं। जो सामग्रियां हैं वो नहीं मिल पा रही है, फिर भी हमने अपनी व्यवस्था के लिए इधर उधर करके जितने हमारे पास पहले के बैलेंस थे उसको सब वो करके
और थोड़ा बहुत हम वहाँ से कोशिश करके कि हमें ज़्यादा दे दीजिए, इस तरीके से हम ये करके उनसे ले आए हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन कोरोना को लेकर अलर्ट है, जिसके चलते यहां कर्मचारियों को मास्क और सैनिटाइजर दे दिए गए हैं और ये अनिवार्य एक तरह से कर दिया गया है। साथ ही नैनीताल और पौड़ी के जिलाधिकारी विदेश से आने वाले पर्यटकों के स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर भी अलर्ट है। पार्क प्रशासन का कहना है कि अगर स्वास्थ्य विभाग इसकी जांच के लिए किसी उपकरण खरीदने का सुझाव दे तो वो भी आगे खरीद लिए जाएंगे। तो कोरोना को लेकर हर जगह अलर्ट है प्रशासन और कॉर्बेट पार्क में भी अलर्टनेस बढ़ाई गई है और खासतौर पर टूरिस्ट यहां पर आते हैं तो ऐसे में उन पर भी नजर रखी जा रही है। जो भी हमारे गेट पे स्टाफ होते हैं उनको आवश्यक जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल करा दी गई हैं। इसके अलावा जो भी हमारे विदेशी पर्यटक आ रहे हैं उनकी प्रॉपर जो भी स्क्रीनिंग इसमें रिक्वायर्ड है उसके लिए हम हेल्थ डिपार्टमेंट से संपर्क में हैं। और रुड़की से खबर, जहां रोडवेज की बस में आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में आग लगी है और इस दौरान बस में 44 लोग बैठे थे। राहत की बात यह रही कि सभी सवारी सुरक्षित रहे। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। तो ये बस देहरादून से रुड़की की ओर जा रही थी। इस दौरान भगवानपुर इलाके में खानपुर चौक के पास बस में अचानक आग लग गई और 44 यात्री उस वक्त बस के अंदर सवार थे। तो ये बहुत बड़ी राहत की बात रही, गनीमत रही कि सभी यात्री वक्त रहते बस से नीचे उतर गए, जिससे उनकी जान बच गई। तो देखिए जरा बस की हालत, कितनी ज्यादा ये बस बर्बाद हो चुकी है, लेकिन कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी राहत यही कि कोई भी सवारी इसमें हताहत नहीं हुई। हल्द्वानी में एक एटीएम में अचानक आग लगी। मुखानी के पास पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में आग लगने से मशीन और उसमें रखा सारा कैश जल गया। देर रात ये आग लगी है, जिसके देखते देखते भयानक रूप ले लिया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची, लेकिन तब तक जो भी कैश एटीएम के अंदर रखा था पूरा जलकर राख हो गया। कोटद्वार के पास कालागढ़ रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर मानव कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। कंकाल कालागढ़ की रहने वाली ही एक महिला का बताया जा रहा है। कंकाल के आसपास पड़े कपड़ों के आधार पहचान की गई। तो 24 जनवरी को बुजुर्ग महिला अपनी साथी महिलाओं के साथ जंगल में लकड़ी लेने गई थी। इस दौरान साथी महिलाओं से वो बिछड़ गई। महिला का कंकाल मिलने के बाद परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार के बाद ही वो कुछ साफ साफ कह पाएगी। और जो मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान थी, तो ये जिगना से करीब 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पहले कालागढ़ से 7-8 किलोमीटर आगे धारा नदी पड़ती है, वहाँ इसकी डेड बॉडी मिली। 24 जनवरी से ये मिसप्लेस थी। रेहड़ थाना क्षेत्र का एक गांव है, रेहड़ थाने में इसकी मिसिंग लिखी। और टिहरी से हादसे की खबर है, जहां थौलदार के पास एक गाड़ी खाई में गिर गई और इस दर्दनाक हादसे ने 6 लोगों की जान ले ली, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें बौराड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाड़ी में 9 लोग सवार थे और 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। तो इसमें सबसे बड़ी लापरवाही ड्राइवर की सामने आ रही। जो बस की बाकी सवारी, उनका कहना है कि ड्राइवर नशे में धुत था और ऐसी ही हालत में वो गाड़ी चला रहा था और उसके इस हरकत की वजह से 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बारिश हो रही थी, गाड़ी फिसल गई थी शायद, और मैं जा रहा था, मेरे पास सवारी भर रखी थी, मेरे खुद फैमिली भी थी, और ये 3 लोग जो थे उन्होंने नीचे से ला दिए थे ऊपर, इनके पूरे खून निकला था। और मैंने अपने जो सवारी थी उनको वहाँ पे नीचे छोड़ा और तुरंत इनको लेके आए मसीह अस्पताल में। स्वागत है ब्रेक के बाद एक बड़ी और अच्छी खबर युवाओं के लिए, खासतौर पर उत्तराखंड में 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वैकेंसी निकाली है। कई विभागों में भर्ती निकाली गई है। समूह ग में ये भर्ती निकाली गई है, जिस पर 12 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो ये बड़ी खबर है, खासतौर पर राज्य के युवाओं के लिए 700 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है उत्तराखंड में, जहां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से भर्ती निकाली गई है। तो समूह ग के लिए भर्ती होंगे और इसमें आप बस होली के बाद यानी कि 12 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य में कृषि भूमि पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पिछले 20 साल में राज्य की कृषि भूमि में 15% से ज्यादा की कमी आ गई है। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2000 में उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में 5,76,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि थी, जो अब मात्र 4,92,643 हेक्टेयर रह गई है। करीब 25,000 हेक्टेयर भूमि घट गई है। इस भूमि के अधिकतर हिस्सों में इमारतें खड़ी हो गई हैं, तो कुछ जमीन यहां पर बंजर हो गई है। लेकिन कृषि मंत्री इससे बिल्कुल चिंतित नहीं है। वो कह रहे हैं
कि ये तो विकास की प्रक्रिया है। शुक्रवार को बजट सत्र में कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार अब बंजर भूमि पर लेमन ग्रास जैसी खेती को बढ़ावा देने जा रही है। आज बजट सत्र के चौथे दिन कृषि मंत्री सुबोध उनियाल कल बुरी तरह से घिर गए। न सिर्फ विपक्ष के सवाल, साथ ही सत्ता पक्ष के विधायकों के जवाब में भी मंत्री जी लड़खड़ाते हुए नजर आए। सदन के चौथे दिन प्रश्नकाल में उद्यान और कृषि विभाग से जुड़े सवाल क्या उठे, कृषि मंत्री जैसे असहज हो गए। सवाल विपक्ष से ही नहीं, सत्ता पक्ष के विधायक महेंद्र भट्ट, सुरेंद्र सिंह जीना, मुन्ना सिंह चौहान, केदार सिंह रावत और देशराज कर्णवाल ने भी कृषि से जुड़े सवाल पूछे। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के सवाल के जवाब पर कृषि मंत्री ने कहा कि इतनी भी जल्दी क्या है, चुनाव में अभी 2 साल हैं। तो विपक्ष से कमेंट आया कि आप भी डेपुटेशन पर हैं। पूर्व में कांग्रेस से बीजेपी में आए कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि नहीं, अब मैंने मर्जर करा लिया है। इससे सदन ठहाकों से गूंज उठा। मूल प्रश्न से हटकर अगर आप कुछ चीज पूछेंगे तो उसके लिए आप बात नहीं कर सकते। हमें माननीय सदस्यों को चाहिए कि मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ ही अनुपूरक प्रश्न पूछे। मूल प्रश्न कुछ और है, आप दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कुछ और लगा रहे हैं, क्योंकि एक मूल प्रश्न के साथ 4-4, 5-5 सप्लीमेंट्री लगाने का प्राविधान रहा है, लेकिन सप्लीमेंट्री में हमेशा रिलेवेंट लगाना चाहिए। निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह ने सवाल पूछा कि राज्य में उत्पादित 288 मीट्रिक टन रेशम से विभाग करता क्या है। कृषि मंत्री की ओर से इसका सीधा जवाब नहीं आया तो विपक्ष ने कमेंट किया कि सवाल आउट ऑफ सिलेबस आ गया। विधायकों ने होमवर्क नहीं करने का भी आरोप लगाया। सदन में जब वो आने के से पहले उनको पढ़ कर आना चाहिए, पूरी जानकारी लेकर आना चाहिए। सवाल कुछ है, जवाब कुछ दे रहे हैं, कागज अलट पलट सदन में कर रहे हैं, अलट पलट में टाइम व्यतीत कर रहे हैं। पूरे तैयारी के साथ है सारे मंत्री, कौन से मंत्री ने तैयारी नहीं दी इनको? सबने पूरी तैयारी के साथ है। विपक्ष पढ़ता कहाँ है? गंभीर सवाल, हंसी मजाक और इस सब के बीच सियासी कटाक्ष भी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब सरकार के मंत्री सवालों के जवाब नहीं दे पाए हों। हकीकत तो यह है कि मंत्रियों की आधी अधूरी तैयारी के चलते इससे पहले भी कई मौकों पर सरकार को सदन में असहज होना पड़ा है। सुनील नव, प्रभात न्यूज़ 18, गैरसैंण। गैरसैंण की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद अब बीजेपी दूसरे जश्न की तैयारी में जुटेगी। 18 मार्च को सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं और उसी मौके पर सरकार और संगठन कार्यकर्ता मिलकर कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है कि प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री समेत राज्य के कई पदाधिकारी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने 18 तारीख को 3 साल हो रहे हैं, तो उस संबंध में एक तैयारी बैठक के रूप में हमने कल को बैठक बुलाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें रहेंगे, हम भी रहेंगे, संगठन मंत्री भी रहेंगे। उसमें प्रदेश के पदाधिकारी, जिलों के जिलाध्यक्ष और महामंत्रियों को बुलाया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत स्टिंग मामले में 1 मई तक सुनवाई टल गई है। सीबीआई ने कोर्ट से समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई के लिए 1 मई की तारीख तय की है। आपको बता दें, 2016 में हरीश रावत पर विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में सीबीआई जांच चल रही है। और अब मौसम की बात कर लेते हैं तो मार्च के महीने में भारी बर्फबारी हो रही है। 2 दिन पहले उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित किया गया, तो उसके साथ ही शायद कुदरत भी यहाँ विधायकों को और मंत्रियों को एहसास दिलाना चाहती थी कि यहाँ के किस तरह के हालात में लोग रह रहे हैं और क्यों जरूरी है यहाँ राजधानी बनना, पूर्णकालीन राजधानी बनना। तो फिलहाल स्वागत धूप ने भले ही किया, लेकिन उसके बाद यहाँ झमाझम बर्फ गिरी है और ये तस्वीरें जरा देखिए, कितनी मोटी बर्फ की चादर यहाँ पर बन गई है और विधानसभा भवन पूरी तरह बर्फ से घिरा हुआ चारों ओर से नजर आ रहा है। हालांकि गैरसैंण में सदन की कार्यवाही चली, लेकिन इस दौरान बारिश और उसके बाद बर्फबारी ने ठंड जरूर बढ़ा दी। तो गैरसैंण भराड़ीसैंण का नजारा है और कहीं ना कहीं तस्वीरें ये भी बताती हैं कि यहाँ पर्यटन की संभावनाएं कितनी है, कितनी खूबसूरत ये जगह है जो फिलहाल अभी अपना मकाम हासिल नहीं कर पा रही है। बहुत ही खतरनाक बर्फबारी पड़ रही है यहाँ पर। धन्यवाद। बर्फबारी की वजह से विधानसभा भवन की तक जाने वाली सड़क भी ब्लॉक हो गई। जेसीबी, स्नो कटर से मशीन की मदद से मार्ग खोला गया, बावजूद इसके जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई नजर आई। इस दौरान काफी मुश्किल से गाड़ियों ने रास्ता पार किया। और बर्फबारी के बीच जब विधायकों को, मंत्रियों को लगा कि भाई ठंड तो बहुत है तो थोड़ी मस्ती क्यों ना कर ली जाए, तो तस्वीरें जरा देखिए आप। गैरसैंण में विधायक और सरकारी कर्मचारी बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए हैं। तो बर्फ गिरी है और हरीश धामी देखिए यहाँ पर बर्फ से एक दूसरे पर
वार करते हुए। और ये तस्वीरें हैं जब खूब बर्फबारी हुई है कल यहाँ, और ठंड आज भी ऐसी ही बनी रह सकती है। तो ये सत्र जो चल रहा है ठंड बर्फबारी के बीच में चला, और इस दौरान कुछ हल्के फुल्के पल विधायकों के और जो सरकारी कर्मचारी यहाँ पहुंचे हैं उनके नजर आए हैं। गैरसैंण के अलावा भी राज्य के काफी हिस्सों में खूब बर्फ गिर रही है। चक्राता की बात करें तो यहाँ ऊंचाई वाले इलाकों में लोखंडी, देवबंद, कोटी केनासर समेत कई जगह पर बर्फबारी हुई है और तापमान काफी गिर गया है। और पर्यटक अब फिर से पहुंचने लगे हैं, क्योंकि इस सीजन में इतनी बर्फबारी हुई है कि पहले भी पर्यटक यहाँ पर आए और जिनको इस बार ये बर्फबारी देखने का मौका नहीं मिला, तो कुदरत ने एक और मौका इनको दिया है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से बर्फबारी हुई। इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पिछले कई साल के भारी बर्फबारी ने। चलिए और अब बात करते हैं कुमाऊं की खड़ी होली की। तो एकादशी के साथ ही खड़ी होली शुरू हो गई है। वहीं महिला होलियारों की बात करें तो बैच की होली कर रही हैं और जगह जगह होली के अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। होली में महिलाओं का स्वांग, सामाजिक बुराइयों पर रचती है स्वांग, स्वांग के जरिए करती है जागरूक। कुमाऊं में अल्मोड़ा की होली प्रसिद्ध है, जहां महिलाएं खड़ी और बैठ की होली में राग रागों और रंगों में जमकर हिस्सा लेती हैं। वैसे तो कुमाऊं में रंग पड़ने के साथ ही होली की रौनक शुरू हो जाती है, लेकिन इस होली में स्वांग का अपना अलग ही स्थान है, जिसमें महिलाएं भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और शराब जैसी समाज की बुराइयों को लेकर नाटक रचती हैं और लोगों को जागरूक करती हैं। समाज में बुराइयां हैं, उसको हंसी मजाक के रूप में हम किस तरीके से बताएं कि लोगों की समझ में भी आए और वो बुराइयां जो है वो समाज से दूर भी हो सके। स्वांग रचने के लिए महिला होलियार अलग वेशभूषा धारण करती हैं और नाटक का मंचन करते हुए सामाजिक बुराइयों पर कटाक्ष करती हैं और मनोरंजन के साथ साथ लोगों को संदेश भी देती हैं। अंदाज में पहचानी जाती है। स्वांग द्वारा महिलाएं घर घर में जो समसामयिक मुद्दे हैं या सामाजिक मुद्दे हैं, बहुत सारी जो समस्याएं शहर में होती हैं उस पर कटाक्ष करती हैं। एक तरह से हास्य व्यंग्य प्रधान ये शैली होती है, जिसमें हंसाकर या किसी की नकल बना करके आयोजित किया जाता है। कुमाऊं में स्वांग का इतिहास भी होली के साथ ही जुड़ा है और जितनी पुरानी होली है उतना ही पुराना स्वांग भी है, और इस कला को संजोने और संवारने की भी जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम अपनी समृद्ध धरोहर सौंप सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी है खबरों का सिलसिला। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक